हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लास्ट कंसेप्ट पे आ गए हैं बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आ गई होंगी। वो कंसेप्ट का नाम है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त एक तरीके से। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, क्वेश्चन भी किए होंगे। आज एक बार मेरे तरीके से करके देखिए चीज़ों को, जिस तरीके से मैं बताता हूँ। पहले तो हम समझते हैं कैसे बना, इसका फॉर्मूला समझेंगे, फिर इसके बेसिस पे इसकी ट्रिक देखेंगे, क्योंकि काम तो ट्रिक से ही होना है। वो ट्रिक कैसे, अभी तक जो भी ट्रिक आई है वो पहले बेसिक कंसेप्ट से ही आई है, तो हवा में कुछ भी नहीं आया है ना बेटा। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं क्या है इंस्टॉलमेंट। मान लो P पहले प्रिंसिपल मान रहे थे। प्रिंसिपल क्या था, मूलधन। या तो वो पैसा किसी से उधार लेते थे या किसी को उधार देते थे, वही चीज तो होती थी। तो यहाँ पर किस्त है, तो किस्त कब बनती है, किस्त किसकी बनती है, जो पैसा उधार लेता है। अगर मैं किस्त बनवा रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ लिया है, चाहे पैसा उधार लिया है या उनके पैसे कोई चीज उधार ली है। तो P अपन मान लेते हैं बोरोड अमाउंट। क्या मान लेते हैं, बोरोड अमाउंट, मतलब उधार लिया गया पैसा, उधार लिया गया पैसा। और R है रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर लिया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और मान लो टाइम ले लिया मैंने 3 साल के लिए उधार लिया, 3 साल के लिए 3 बराबर किस्तों, और वो I इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं। 3 साल के लिए 3 बराबर किस्तों को मैंने देने का निर्णय किया है, ठीक है। P मैंने क्या माना, बोरोड अमाउंट, R रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया, टाइम 3 साल में, मतलब 3 किस्तों में, बराबर किस्तों में मैंने वो पैसा देना तय किया है ना। ये चीज मानी। अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज मैंने मानी है ना, ये बेसिक चीज है। अब अगर मुझे यहां से अगर एक फॉर्मेट बनाना है, तो सबसे पहले अगर इंस्टॉलमेंट नहीं होती तो ₹3 R रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल के बाद में मुझे कितना अमाउंट देना पड़ता, कितना पैसा देना पड़ता, कितना मिश्र देना पड़ता है। इसका सूत्र आप जानते हैं, क्या सूत्र होता है, T गुणा 1 प्लस R बटा 100 की पावर 3, है ना। यही पैसा देना पड़ता है, यही पैसा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता भाई। P प्रिंसिपल, P रुपए किसी से उधार लिया आपने, R रेट के लिए, टाइम 3 साल के लिए, तो इतना पैसा 3 साल के बाद चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। लेकिन चुकाना पड़ेगा 3 साल बाद ये अगर सीधा जाते हैं आप आज उधार लेके चले गए, या फिर उतने रुपए कोई चीज लेके चले गए, कुछ भी लेके चले गए, कोई वस्तु लेके चले गए, उतने रुपए उधार लेके चले गए R रेट पे, P प्रिंसिपल पे, R रेट पे 3 साल के लिए, तो इतना अगर 3 साल के बाद आप आने वाले हैं तो इतना पैसा उसको लौटाना पड़ेगा, ब्याज से, मतलब इससे धन इतना लौटाना पड़ेगा। समझ में आती है बात। लेकिन आप कहाँ पहुंचे, 3 साल का आपने वेट ही नहीं किया, आप पहले साल के बाद ही पहुंच गए कि भैया पहले साल के बाद ₹1 ले लो, फिर दूसरी साल के बाद आपने बोला I ले लो, और फिर तीसरी साल के बाद आपने बोला I ले लो। यही तो हुआ है ना। 3 बराबर किस्तों का मतलब क्या है, पहली के बाद आपने बोला I ले लो, दूसरी के बाद बोला आपने I ले लो, और तीसरी के बाद आपने बोला I ले लो। एक तरफ तो आपने बोला 3 साल के बाद का ये पैसा बन गया, एक तरफ आप 1 साल के बाद हर साल पहुंच रहे हो I रुपए दे करके। तो मुझे एक बात बताओ, ये I रुपए पर, ये I रुपए आपने दुकानदार को दे दिया, कितने साल के बाद दिया, 1 साल के बाद। तो आप याद करो चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट क्या होता है कि 3 साल के बाद ये पैसा दिया है, मतलब पहले साल के बाद दिया है, तो इस पर ब्याज कितने साल के लिए मिलना चाहिए, 2 साल के लिए मिलना चाहिए। ये दुकानदार आपको देगा, एक तरफ मैंने माना कि ये पैसा आपने 3 साल के लिए रख लिया, तो 3 साल के बाद इतना पैसा आप देने वाले। एक तरफ किस्त वाली बात देख रहा हूँ कि ₹I आप पहले साल के बाद दे रहे हो, तो ₹I आप पहले साल के बाद दे रहे हो, तो 2 साल का ब्याज एक तरीके से आपको मिलना चाहिए, 2 साल का ब्याज आपका बचना चाहिए या मिलना चाहिए आपको। तो ₹I मतलब मूलधन I हो गया गुणा 1 प्लस R बटा 100 की पावर 2, है ना, क्योंकि इस पर कितने साल ब्याज मिलेगा, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए ब्याज मिलने वाला, प्लस ये I रुपए आपने दूसरी साल के बाद दिया है, तो इस पर ब्याज कितने साल के लिए मिलना चाहिए, 1 साल के लिए मिलना चाहिए, है ना भाई। ये पैसा आपने ₹I दे दिया, अब ₹I दे दिया तो अब आपको ब्याज कितने पर मिलना चाहिए, 2 साल के लिए। इस I पर 2 साल के लिए ब्याज, इस I पर 1 साल के लिए ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में ये तो सीखते हैं, इस I पर 1 साल के लिए ब्याज मिलना चाहिए, 1 प्लस R बटा 100। I क्या है, आपका जो पैसा आप लौटा रहे हो 1 साल के लिए, है ना। और इस I पर 1 साल, मतलब लास्ट ईयर, इस पर तो कुछ है, तो इसका मतलब प्लस I। हाँ यार मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर हो रहा है कि नहीं? मैंने क्या बोला, 3 बराबर किस्तों में आपने लौटाने की तय किया था, तो ₹I आपने दिया, तो इस I पर कितने साल तक आपको ब्याज मिलना चाहिए, 2 साल तक, दुकानदार को दे दिया आपने। इस I पर आपको कितने साल के लिए मिलना चाहिए, 1 साल के लिए, और इस I पर मिलना नहीं चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर है, तो I का I दिया, और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि भाई या तो 3 साल के बाद ऐसे पैसा दे दो,
या पैसा इस तरीके से दे दिया कि पहले आई दिया तो उस पर 2 साल का ब्याज बचा, इस आई पर 1 साल का बचा और इस आई पर टोटल, तो ये पैसा और ये पैसा बराबर है। या तो आपने वो पैसा पूरा 3 साल के बाद दिया या 3 किस्तों में दिया, तो 3 किस्तों में क्या हुआ, पहली किस्त का फिर से समझ लो चाहिए इसको, पहली किस्त का कितने साल का पैसा बचा, 2 साल का, इस किस्त का कितना, 1 साल का और इसका बचा नहीं। अब ये चीज इसके नीचे ले आता हूं, अब ये चीज इसके नीचे ले आता हूं, तो P बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू 1 प्लस R बटा स्क्वायर बटा R बटा 100 की पावर 2 बटा 1 प्लस R बटा 100 की पावर 3। अब ये चाहे इसके नीचे ले आओ चाहे इसके नीचे ले आओ, एक ही बात है, I बटा इंटू 1 प्लस R बटा 100 की पावर 1 बटा 1 प्लस R बटा 100 की पावर कितना, 3, है ना, प्लस I बटा 1 प्लस R बटा 100 की पावर कितना, 3। अब मुझे बात बताओ, ये 2 पावर ये 3 पावर कटे तो, और यहाँ पर 1 पावर, तो यहाँ पर कितनी पावर रहेगी, 2 पावर रहेगी और यहाँ पे 3 रहेगी, तो P बराबर क्या आ जाएगा, I बटा 1 प्लस R बटा 100 प्लस I बटा 1 प्लस R बटा 100 की पावर कितना, 2, है ना, और ये तीसरा क्या बनेगा, I बटा 1 प्लस R बटा 100 की पावर कितना, 3, और ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब कितने साल का, 3 साल का। अब अगर यहीं पर अगर कितनी साल होती, 4 साल हो जाएगी तो बेटा प्लस I बटा 1 प्लस R बटा 100 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगा। अब इसमें से आपको या तो वो बोरोड अमाउंट देगा, रेट देगा और टाइम बताएगा कितनी, और आई पूछ लेगा तो आप निकाल सकते हैं सूत्र में रख के, या आई दे देगा तो क्या पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, तो ये फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं। तो कई किताबों में लिखा होता है फॉर्मूला कैसे बना, तो सबसे पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं फॉर्मूला कैसे बना। अगर ये पे 3 की बजाय मान लो सिर्फ 2 ही किस्त होती, 2 बराबर किस्त होती, तो ये तीसरा वाला चीज नहीं आता, सिर्फ कितने वाले नंबर आते, 2 ही नंबर आते, तो सिर्फ मेरे ये जाके निकला कैसे वो देखना जरूरी था। कैसे निकला, फिर से देख लो, बोरोड अमाउंट P था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, टाइम T, 3 किस्तें, तो आपने अगर 3 साल के बाद देंगे तो ये पैसा इतना बनेगा, लेकिन आप 3 बराबर किस्तें दे रहे आई, तो दुकानदार आपको आई पर कितने साल का इंटरेस्ट देगा, 2, इस आई पर कितने साल का इंटरेस्ट देगा, 1, और इस आई पर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, तो आपने पैसा लेंगे, ये पैसा और ये पैसा बराबर है, क्योंकि ये पैसा आप 3 साल के बाद दे रहे हैं और ये पैसा आप 1-1 साल के बाद दे रहे हैं, तो वही पैसा है जो ये वाला पैसा, इसलिए बराबर कर दिया। और यहाँ से हमने आपका बोरोड अमाउंट मतलब उधार लिया गया धन और इंस्टॉलमेंट किस्त के बीच का रिश्ता आपने निकाल लिया। अब ये आगे बढ़ता जाता है, अगर 4 साल हो जाएंगे तो प्लस I बटा 1 प्लस R बटा 100 की पावर 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 साल होता तो सिर्फ इतना रह जाता, 1 साल होता तो सिर्फ इतना रह जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन को आप फॉर्मूला में भी यूज कर सकते हो, और हम मेन इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन की क्या सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे, क्वेश्चन ट्रिक से कैसे होगा, ठीक है, वो इस बेसिक कंसेप्ट से निकल के आएंगे। यस और नो, तो आओ बेटा क्वेश्चन देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये नोट करके रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए कि चीज कैसे बनी है, ठीक है। देखिए बेटा एक क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्या है। ए मैन परचेज ए चेयर फॉर ए सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिसेस टू पे इनटू इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹330 एट द रेट ऑफ 8.13% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। एक व्यक्ति एक निश्चित कीमत पर एक कुर्सी खरीदता है और कुर्सी के मूल्य को 338 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने का वादा करता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8 से 1/3% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो बहुत ही प्यार से हम लोग करेंगे, एक बार तो मैं आपको फॉर्मूला से समझा देता हूं ये चीज। अब देखो कितनी इंस्टॉलमेंट है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अगर 2 इक्वल 2 बराबर किस्तें हैं तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, आप याद करो, P बराबर I बटा 1 प्लस R बटा 100, है ना, प्लस I बटा 1 प्लस R बटा 100 की पावर कितनी, 2, है ना। अब क्योंकि हमने 3 का सीखा था तो प्लस I बटा 1 प्लस R बटा 100 की पावर 3 हो जाता। अगर 4 होता तो 1 प्लस I बटा R की पावर 1 बटा 4 बटा 100 की पावर 4 हो जाता है ना, तो 2 है तो 2 ही रहेगा। फॉर्मूला तो यही था, हमने सीखा था। अब यहाँ पे वैल्यू रखते, I की वैल्यू कितनी, 338 रखा, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी, 8/1/3% पर एनम। 8/1/3 होता है, 8/1/3 यहाँ पे रखेंगे बटा 100 है, तो 8/1/3 वैसे ही हमें पता है 1/12 होता ही नहीं होता 1/12, ठीक है, तो 1 प्लस 1/12, ठीक है। और ये कितना 338, समझ रहे हो 1/12 कैसे हो रहा है,
और ये 1 प्लस 1 बटा, क्योंकि 8 से 1 बटा 3 है तो 8 3 24 25 बटा 3 और वैसे भी कट जाएगा 1 बटा 12 का स्क्वायर, ये बनेगा फॉर्मूला है ना। अब ये बनेगा तो ये 1 प्लस 1 बटा 12 12 13 12 ऊपर चला जाएगा तो सीधा लिख दूं 12 गुना 338 बटे 13 प्लस 338 बटे 12 का 12 और एक 13 13 बटे 12 का स्क्वायर, तो एक 12 का स्क्वायर तो ऊपर चला गया तो 144 और नीचे 13 का स्क्वायर 169, मैंने सीधा लिखा है, ये कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए आपको। 12 का 12 प्लस 13 13 बटे 12 13 का स्क्वायर 169 12 का स्क्वायर 144 ऊपर चला गया। अब ये 13 से कट जाएगा 13 1 13 13 2 26 13 2 26 13 2 26 और 7 13 76 169 गुना डबल हो गया इसका कट गया 26 गुना 12 होता है 312 और 144 गुना 2 होता है 288 और 244 312 प्लस 288 कितने रुपए हो गया 600 रुपए हो गया। 600 रुपए मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका आंसर। तो ये तो हो गया फॉर्मूला की तरीके से, हो गया कि नहीं हो गया, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। दोबारा देखो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने फॉर्मूला लगाया कि p इक्वल्स टू i अपॉन, भाई 2 साल था तो i अपॉन 1 प्लस r बाय 100 प्लस i अपॉन 1 प्लस r बाय 100 का स्क्वायर करते हैं। अगर 3 साल होता तो एक बार और आ जाता, सिंपल। अब फॉर्मूला भी दिमाग में बैठ गया होगा, i बटा 1 प्लस r बटा 100 1 प्लस r बटा 100 की पावर 2 1 प्लस r बटा 100 की पावर 3 हो जाता, 3 होता तो 4 होता तो 4 हो जाता है ना, लेकिन 2 ही था तो हमने रखा और फॉर्मूला में वैल्यू रखी, आंसर आ गया 600। अब देखो यहीं से हम लोग अब आते हैं ट्रिक जो हम लोग सीखेंगे अभी, जिस पर हम लोग काम करने वाले हैं, जैसे हम लोग अब करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कैसे सीखा, यहाँ पर 13 बटे 12 बनाना, 1 प्लस 1 बटा 12 कितना होता है 13 बटे 12, और यहाँ पे 13 बटे 12 का स्क्वायर बना कि नहीं बना, पहले साल के लिए 13 बटे 12 बना और दूसरे साल के लिए 13 बटे 12 का स्क्वायर बना। अगर तीसरी साल होती तो 13 बटे 12 का क्या हो जाता, क्यूब हो जाता, होता कि नहीं होता, है ना। तो वही अब आते 8 से 1 बटा 3%, 8 से 1 बटा 3% कितना होता है 1 बटे 12 होता है, हमें पता है। तो 12 पे कितना ब्याज 1 तो 13 बटे 12, 12 से 12 रुपए अगर मैं मूलधन मानूं तो 1 रुपए ब्याज लगा तो ब्याज आपका हमेशा तक कितना रुपए बना 13 रुपए बना, 13 रुपए बना। तो अब समझ आने दो, यहाँ पे बना था 13 बटे 12, तो पहले साल के लिए फर्स्ट ईयर के लिए 12 से 13 12 से 13 यस और दूसरी साल के लिए क्या हुआ यहाँ पर मुझे बताओ, स्क्वायर हो गया ना, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, तो 12 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 13 का स्क्वायर, समझिए है ना। पहले साल के लिए 12 से 13, दूसरे साल के लिए 12 से का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, अगर तीसरी साल होती तो 12 का क्यूब और 13 का भी क्यूब हो जाता, ठीक है। ये वो पैसा है जो आप उधार ले रहे हैं और ये वो पैसा है जो आप पे कर रहे हैं। हाँ या ना, इंस्टॉलमेंट आप मान सकते हैं, इसको इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं, किस्त कह सकते हैं जो आप दे रहे हैं, है ना, ये सर। तो अब मुझे एक बात बताओ, इंस्टॉलमेंट तो हर एक इक्वल है, इक्वल इंस्टॉलमेंट हर एक किस्त बराबर है, तो यहां पर है 13 का स्क्वायर मतलब 169 की किस्त, यहां पे है 13, तो क्या इंस्टॉलमेंट बराबर हुई, क्यों इंस्टॉलमेंट बराबर नहीं है ना, तो इस इंस्टॉलमेंट को बराबर कर देते हैं, इसको किससे गुणा कर देते हैं 13 से गुणा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट दोनों जगह क्या है बेटा बराबर है, तो बराबर कर देते हैं। तो इसको 13 से गुणा किया तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा 13 से, क्योंकि ये अनुपात क्या था 12:13, अब इसको 13 से गुणा करें तो इसको भी 13 से, पहले मैंने बोला 12 से 13 हुआ, दूसरे साल के लिए 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर लिख दिया। अब 2 साल का हो गया, अब मैंने क्या बोला इंस्टॉलमेंट बराबर, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर बनाने के लिए 13 गुणा 13 कर दिया और यहाँ पे गुणा 13 किया तो इसको भी गुणा 13 कर दिया ना, बराबर हो गया। और अब मुझे एक बात बताओ, इंस्टॉलमेंट हर एक बराबर बराबर किया और कितने कितने की हर एक इंस्टॉलमेंट 338 रुपए कितने की है 338 की, और हमारे हिसाब से कितने की है 169 की है ना, ये भी 169 की है, ये भी कितने की है 169 की है ना। तो हमारे हिसाब से जो इंस्टॉलमेंट 169 की है वो क्वेश्चन के हिसाब से 338 की, तो एक बराबर कितना है 2, हमने यहाँ पर भी देखा ना दुगना हो रहा है ना, दुगना हो रहा है, एक बराबर 2 यस हो। अब बोला कॉस्ट प्राइस मूल्य निकालना, मूल्य निकालना तो देखो 13 गुना 12 कितना होता है, 13 गुना 12 होता है 156, तो पहले कितने रुपए ले लेते 156, दूसरी बार कितने दे रहे थे 12 का स्क्वायर 144 दे, तो मतलब टोटल कितने रुपए दे रहे थे 156 प्लस 144 कितने रुपए हो गए 300, 156 प्लस 144 कितने रुपए हो गए 300 रुपए दे। लेकिन हमारे हिसाब से 300 देने, लेकिन हमारे हिसाब से जो एक है क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है वैल्यू 2 है, तो हमारे हिसाब से जो चीज 300 बनती है क्वेश्चन के हिसाब से इसका दुगना कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, यस हो। और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बी हो जाएगा, ठीक। हाँ यार वही चीज देखो, इसीलिए मैंने कोई भी चीज आपको बताई है बेटा, वो ट्रिक पहले से पहले आपका बेसिक कंसेप्ट आता है, बेसिक कंसेप्ट से ही वो ट्रिक आपकी बन रही है, कोई भी चीज ऐसे हवा में नहीं पड़ी। तो इसी फॉर्मूला से हमने कंक्लूड किया यार 8 से 1 बटा 3% था, तो 8 से 1 बटा 3 होता है 1 बटे 12, तो 12 बटे 13 13 बटे 12 और अगली बार 13 बटे 12 का स्क्वायर, तो क्यों ना यहाँ पे कर लिया जाए 12 से बना 13 और
यहाँ पे 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर उस हिसाब की। और अब पहले तो ये लिख लिया, फिर हमने क्या किया कि हर एक इंस्टॉलमेंट बराबर है और एक इंस्टॉलमेंट बराबर है तो इसको भाई बराबर करो। बराबर करने के लिए इसको किससे गुणा कर दिया मैंने? 13 से कर दिया। तो ये भी 169 की इंस्टॉलमेंट हो गई, ये भी 169 की इंस्टॉलमेंट। अब इसको 13 से किया तो इसको भी 13 से करना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर 12 और 13 है, अनुपात बराबर था ना 13। तो इसका मतलब 13 गुणा 12 156 रुपए यहाँ पर और 12 के साथ 144 रुपए यहाँ पर। 156 प्लस 144 मतलब 300 रुपए आपको देने चाहिए थे कुर्सी के, ठीक है। और दिए कितने? 169 प्लस, अगर टोटल पूछा जाता तो कितना बोलते? 169 प्लस 169 रुपए आप देते, 338 रुपए जो आपको टोटल दे रहे थे ना, तो 300 रुपए दे देते। लेकिन एक्चुअल वैल्यू आपको दूंगा तो 300 गुणा 2 600। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज समझ में आई होगी। अब ये वाली चीज यूज हमें ना करनी पड़े, इसको सीधा उठा करके एक बार हम सीधा ये यूज करें ताकि हमारा टाइम बचेगा। और ट्रिक को बेटा एक बार बेसिक समझ गए, ट्रिक पर तो जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही हमारा टाइम बचता जाएगा क्योंकि परसेंटेज और फ्रैक्शन का वैल्यू हमें पर रिलेशन हमें पता है, तो बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। और कुछ क्वेश्चन और देखते हैं और क्लियर हो जाए। देखो बच्चों एक क्वेश्चन और है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और फिर देखेंगे कि कुछ भी डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन वही है, बस नाम नंबर चेंज कर दिए। ए मैन परचेज ए चेयर फॉर ₹8200 एंड promises to pay in 2 equal installment at the rate of 5% per annum compounded annually by the amount of each installment। एक व्यक्ति 8200 रुपए कीमत पर एक कुर्सी खरीदता है और कुर्सी के मूल्य को 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने का वादा करता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज दर 5% है तो कुर्सी का प्रत्येक किस्त याद करो। अब बस क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया गया, पिछली बार किस्त दी गई थी और मूलधन पूछा गया था भाई कितने की पड़ रही हो कुर्सी, इस बार कुर्सी कितने की है वो दिया गया है, प्रत्येक किस्त कितने की बनेगी वो पूछा है। तो वही बात है, फॉर्मूला तो हम लगाने वाले हैं नहीं है क्योंकि हम ट्रिक सीख चुके हैं, तो सीधा ट्रिक पे चलते हैं। कितना परसेंट है? 5%, तो 5% है तो 5% को लिख सकता हूँ बेटा 1/20, 1/20। तो अगर मूलधन 20 है तो उस पर ब्याज 1 लगेगा तो 21 हो जाएगा आपको सीधा। तो इसका मतलब मैं सीधा लिख रहा हूँ, पहले साल के लिए बनेगा 20 से 21, दूसरे साल के लिए बनेगा 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। समझते हैं ना, ये बात तो क्लियर हो रही है। पिछली बार भी देखा था आपने, सीधा ट्रिक से कर रहे हैं। 20 से 21, दूसरे पहले साल के लिए 20 से 21, दूसरे साल के लिए इसका स्क्वायर हो जाता है 20 से 21। तो और प्रत्येक क्या है? इक्वल है, इंस्टॉलमेंट है, बराबर बराबर की किस्त है। अगर बराबर बराबर की किस्त है तो किस्त को बराबर करो भाई, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे मूलधन है आपका, ठीक है, जो प्राइस है उसका वो है, ठीक है, और ये इंस्टॉलमेंट है आपकी। तो 21 है तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 21 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा? आपको 21 से गुणा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो अब मुझे बताओ, अब किस्त बराबर हो गई तो 21 अब हो गया। अब तुलना करना, पिछली बार के लिए प्रत्येक किस्त दे रखी थी, इस बार आपको टोटल पैसा दे रखा कितना? 8200 रुपए। तो आपको टोटल पैसा निकालना पड़ेगा। 21 गुणा 20 कितना हो गया भाई? 420, 420। और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है कि नहीं होता? 400। तो 420 और 400 कितने रुपए हो गए? 820 रुपए हो गए। हाँ या ना? तो मतलब हमारे हिसाब से कुर्सी कितने की पड़ रही है? 820 की पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? ये निकालना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इस बार हमें टोटल पैसा दे रखा है कि कितने की कुर्सी थी, तो 820। तो 820 बराबर 8200 है ना, हमारे हिसाब से वो 820 की पड़ रही है, क्वेश्चन के हिसाब से वो 8200 की पड़ रही है। तो 820 बराबर 8200, तो एक बराबर कितना? 10। एक बराबर कितना? 10 है ना, और एक भाग 10 के बराबर आ गया। तो अब बोला प्रत्येक किस्त फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो प्रत्येक किस्त की ज्ञात है। तो प्रत्येक किस्त कितने की पड़ रही है? 21 का स्क्वायर मतलब 441, और ये भी कितनी की पड़ रही है? 441 प्रत्येक किस्त। तो 441 गुना 10 तो 4410 रुपए आंसर आ गया। हाँ यार, अगर टोटल पूछा होता है किस्त का कितना रुपए बनेगा तो इसका भी कितना बनता? 4410, फिर इन दोनों को जोड़ देते तो 8820 हो जाता ना, 8820। लेकिन हमें प्रत्येक किस्त पूछी थी, तो प्रत्येक किस्त कितने की पड़ेगी? 4410 रुपए की पड़ेगी। बस इस केस में क्या कर लिया बेटा? मूलधन दे करके मतलब पैसा दे करके प्रत्येक किस्त पूछ ली थी, तो कुछ भी चेंज नहीं किया, वही किया हमने। 5% मतलब 1/20, तो 20 पर 1 रुपए ब्याज लगा तो 21। अब 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको बराबर करने के लिए, किस्त को बराबर करने के लिए इसको 21 से गुणा कर दिया, तो इसको भी 21 से गुणा कर दिया, बराबर बराबर कर दिया, किस्त बराबर हो गई। अब आपको इस बार मूल्य दिया गया तो मूल्य आपने निकाल लिया, टोटल ये 420 बन रहा है, ये 400 बन रहा है, 420 प्लस 400 कितना हो गया? 820। 820 बराबर 8200, तो 1 बराबर 10 और 1 भाग 10 के बराबर, तो प्रत्येक किस्त 441 की बढ़ी, तो गुणा 10 4410। अब बेटा आप लोगों को ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस बार 3 वाला देख लेते हैं, अब और भी क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में तो आ ही रहा होगा ये चीज। चलो आप देखते हैं। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और है, ये मैंने और ले लिया 3 साल का किस्त का था, इसलिए ले लिया। आप देखो क्योंकि 2-3 साल से ज्यादा आता भी नहीं है वैसे भी आपके। तो ए मैन बोरोड सम मनी एंड पेड बैक इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2160 ईच, फाइंड द सम बोरोड।
रेट 20% है। एक व्यक्ति ने कुछ धन उधार लिया और 2160 रुपए की 3 समान वार्षिक किस्तों में चुका दिया। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है तो उधार लिया गया धन क्या है। अब देखो वही चीज है, सीधा अपने तरीके जो सीखा है वही उस पे चलते। 20% फॉर्मूला पे नहीं पढ़ते, 1/5 होता है, जानते हैं आप लोग। तो 5 पर मूलधन है तो ब्याज एक इस पर लगा तो आपका मिश्र दर कितना बन जाएगा, आपका 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं पी लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं आई लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल और आपका इंस्टॉलमेंट जो बन रहा है। तो 5 से 6 होगा पहले साल के बाद, है ना। दूसरे साल के बाद 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर होगा, है ना। और तीसरी साल के बाद 5 का क्यूब और ये 6 का क्यूब होगा, है ना। 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। ये बात समझ में क्यों होगा ऐसा, क्योंकि भाई पहले साल 5 और 6, दूसरे साल स्क्वायर होता है, तीसरे साल क्यूब होता है। और अब प्रत्येक किस्त क्या है, इक्वल, इंस्टॉलमेंट बराबर है। तो बराबर है तो इसके लिए ये 6 का क्यूब है तो इसको किससे गुणा कर रहे हैं, 6 से गुणा, समझना। तो इसको 6 से कर रहे हो तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना पड़ेगा। और अब ये आपका 6 से गुणा हुआ है तो ये 6 का क्यूब बन जाएगा ना, 6 का क्यूब बन रहा है और ये 6 के स्क्वायर से गुणा होगा तो ये भी किसके गुणा होगा, 6 के स्क्वायर से गुणा होगा। समझ बात को आप लोग, है ना। तो ये 6 का क्यूब बन रहा है तो सब बराबर बराबर किसने, पहले 2 था तो 3, तो 6 का क्यूब है तो 6 का क्यूब बनाने के लिए 6 का स्क्वायर है तो 6 से गुणा कर दिया, और ये 6 है तो 6 के स्क्वायर से गुणा कर दिया। और इसको 6 से गुणा किया तो इसको भी 6 से, इसको 6 के स्क्वायर से तो इसको भी 6 के स्क्वायर से, वही रूल चल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, तो प्रत्येक किस्त कितने की बनी, ये 216 की, ये भी 216 की, 6 का क्यूब और 216 की, हाँ यार बन रही है 216 की। और यहाँ पे कितने रुपए बने, 6 का स्क्वायर मतलब 36 गुणा 5 कितना 180, 5 का स्क्वायर 25 गुणा 6 कितना 150, और ये 5 का क्यूब कितना 125। तो इसको जोड़ोगे तो 150 150 300 330 455 टोटल 455 रुपए बन रहे हैं, हाँ या ना। अब यहाँ पर तो प्रत्येक किस्त कितने की बन रही है, 216। अब आते हैं, और वैसे प्रत्येक किस्त कितने की बन रही है, 2160। तो इसका मतलब जो चीज हमारे हिसाब से 216 होगा तो इसके हिसाब से 2160 है, तो हमारे हिसाब से 1 होगा तो क्वेश्चन के हिसाब से 10 होगा। ये समझ में आ रहा है, इसका 10 गुना है तो 1 बराबर 10 हो गया, और 1 बराबर 10 है। अब बोला कितना पैसा उधार लिया, धन क्या करो, तो हमारे हिसाब से कितना उधार लिया, मतलब 455 था ना, 455 उधार लिया, लेकिन वास्तविकता में 455 का कितना गुना होगा, 10 गुना होगा, हाँ यार। तो 4550 रुपए हो गए, हाँ यार 4550 रुपए। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया कि नहीं हो गया बेटा। अब 2 साल हो चाहे 3 साल हो, अब मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी परेशानी इसमें होने वाली है। कितना था, 20% था, तो 20% होता है 1/5, तो 5 पे रेट ब्याज तो 6, फिर दूसरे साल के लिए 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 6 का क्यूब। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बराबर, देखो वही रूल जो शुरुआत में सीखा था वही चीज चल रही है। तो बराबर है तो 6 का क्यूब है तो 6 से गुणा कर दें तो इसको भी 6 से, इसको 6 के स्क्वायर से इसको। अब प्रत्येक किस्त 216 216 की बनी, और टोटल उधार लिया गया पैसा कितना बना, 180 150 और 155, तो मतलब 25, तो टोटल बन गया 455 रुपए। अब हमारे हिसाब से 216 बन रहा था, क्वेश्चन के हिसाब से 2160 रुपए बन रहा था, 1 बराबर 10, 1 बराबर 10 हो गया, तो इसका मतलब 455 गुणा 10 कितना हो गया, 4550 रुपए हो गया। यस और नो, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। अब बेटा आप इसका पलक झपकते में कह रहा हूं 15-20 सेकंड में अब आप इसका आंसर निकालने के काबिल हो जाएंगे, मैं ये उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से, क्योंकि पहले हमने इसका बेसिक सीखा है और फिर हमने इसका ट्रिक सीखी, है ना। अब एकदम आप चीजें आपके लिए आसान होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर चलते हैं, है ना। देखो जो एक क्वेश्चन और है वैसे सही है, लेकिन मतलब थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से किया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, ए मैन बोरोड a sum of ₹3000 from a bank at the rate of 30% per annum CI. He pays 1000 at the end of each year. Calculate by how much amount he will pay at the end of third year to clear all his due. एक व्यक्ति 3000 रुपए का धन 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक से उधार लेगा, वह प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 रुपए चुकता कर रहा है, 1000 रुपए हर वर्ष के अंत में दे रहा है। तो उसे अपना उधार चुकता करने के लिए वर्ष के अंत में कितने, तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए, तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए दे रहे हो ये निकालना है। अब समझो 30% है तो 30% का मतलब समझते हो आप लोग 3/10 होता है ना। तो 10 पर 3 ब्याज हो गया, तो ये जो स्केलिंग फैक्टर को कह सकते हो उसको 13/10 हो जाएगा, 13/10 समझे ना। 10 रुपए पे 10 रुपए में उधर है तो मिश्र धन आपका 13, 3000 रुपए। अब देखो 3000 रुपए पर सीधा अब मैं 13/10 क्यों लिखा, अब हर बार 13/10 करते जाएंगे। 1 साल का है तो 1 साल के बाद मुझे बताओ इसका 13/10 करो, तो इसका 13/10 करोगे तो 0 0 कट जाएगा, 13 3 39, तो मतलब 1 साल के बाद में 3900 रुपए बनना चाहिए 1 साल के बाद 3900 है ना।
भाई 3,000 रुपए पे सीधा 30% की दर वार्षिक है, तो 3/10 तो 13/10 लिख दिया। 30,000 का वैसे भी आप 30% निकालते तो 900 रुपए आता, और 900 इसमें जोड़ते तो 3900 बनता, तो मैंने सीधा ही बना दिया 3900, तो 3900 रुपए बन जाएगा एक साल के बाद ब्याज, बन जाएगा ब्याज के सहित टोटल। अब इसमें से उसने 1000 रुपए दे दिए, तो 1000 दे दिए तो कितने रुपए बचे? 2900 रुपए बचे। कितने रुपए बचे? 2900 रुपए। अब अगली बार जो पैसा बना वो 2900 बना। अब 2900 पर कितना? इसका भी 13/10, क्योंकि हर साल दर तो 30% ही ना, 13/10, तो इसका 0 काट लीजिए आप, 0 कट जाएगा, तो 39 गुणा 13 कितना होता है? 39 गुणा 13 कर दीजिए, 29 30 87 होता है, और ये 9, तो 3 9 और 8 17 77, तो 3770 हो जाएगा। हाँ 3770, ये फर्स्ट ईयर के एंड में बचा। ये कौन सी ईयर का है? सेकंड ईयर का है ना, सेकंड ईयर का। तो इसमें से भी कितना घटा दीजिए आप? कितना घटा दीजिए? 1000 रुपए घटा दीजिए, तो कितना बचा? 2770 रुपए बचा। 2770 रुपए बचा ना, 2770 रुपए। और इसका भी कितना? ये कौन सी ईयर का बचा? सेकंड ईयर का है ना, हर बार 1000 रुपए देते जा रहे हो, तो 2770 रुपए। अब 2770 का भी कितना? 13/10, 13/10 है ना, 13/10। और अब 13/10 कितना होता है? इसका भी आप 0 कट जाएगा, तो 277 गुणा 13, तो 7 21 7 21 और 1 22, 7 21 7 21 और 23 हो जाएगा ना, है ना, 23 और 3 दूनी 6 और 5 है ना, और 277, तो ये हो जाएगा 1 7 3 10 5 7 12, कुछ गड़बड़ किया गया, 7 21 21 का 1 2 7 21 23 2 3 दूनी 6 और सॉरी 3 दूनी 6 और 2 7 3 दूनी 6 और 2 8, आई एम सो सॉरी, तो 7 3 8 7 16 और 3 6 है ना, तो इसका मतलब ये कितना बनेगा? 3601 रुपए बनेगा। कौन सी ईयर के? स्टार्टिंग में, थर्ड ईयर। तो इसका मतलब अगर इसको तीसरे साल अपना पूरा पैसा देना, ये तो पूछा है which will at the end of थर्ड ईयर के एंड में कितना पे करेगा? थर्ड ईयर के एंड में कितने रुपए पे करने पड़ेंगे इसको? 3601 रुपए। कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 3601 रुपए। एक सिंपल सा सवाल था जिसमें हर साल पैसे देता जा रहा है, ऐसा भी सवाल आया हुआ है, इसलिए मैंने करवा दिया। कुछ था नहीं वैसे सवाल में कि 3000 रुपए उधार ली, हर साल 1000 रुपए दे रहा है, और किस दर पे उधार लिया? 30% पे, तो 30% होता है 3/10, मतलब 10 पे 3 ब्याज, 13/10, तो 13/10 है, तो 3000 का 13/10 मतलब एक साल के बाद ये रुपए 3900 बन जाएंगे। 3900 बन जाएंगे, उनमें से 1000 रुपए दे देगा तो 2900 रुपए बने, तो 2900 का 13/10 मतलब 3770 बन जाएगा। जब 3770 में से 1000 रुपए दूसरे साल में दे दिया, तो इसका मतलब 2770 बचे दूसरे साल के एंड में। अब 2770 का भी 13/10 आपने निकाला, तो आपका आ गया 3601 रुपए। मतलब तीसरे साल के स्टार्टिंग में जब वो आएगा, तो अगर उसको सारा ड्यूज क्लियर करना है, एट द एंड ऑफ क्लियर ऑल हिज ड्यूज, सारा ड्यू क्लियर करना है, तो उसे कितने रुपए देने होंगे? 3601 रुपए। हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको ये बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हर साल पैसा देते जा रहा है, तो इस तरीके से हो जाएगा। और अब मैं उम्मीद करता हूँ बेटा इंस्टॉलमेंट आप लोगों को एक किस्त आपको समझ में आ रही होगी। जिस तरीके से मैंने समझाया उस तरीके से समझ में आएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट की उम्मीद करता हूँ हर चीज को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। रेशियो मेथड, ट्री मेथड, हर मेथड को मैंने आपको तरीके से बताया, बिना फॉर्मूला, बिना कोई चीज रटे, ये हमने पूरा टॉपिक कर लिया है। और अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, आप लोगों को इस टॉपिक में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस कर लीजिए पक्का। अगर थी तो नहीं होगी, और नहीं थी तो कभी नहीं होगी। अपना ये वीडियो देखने के बाद आप ये चीज मेरा यकीन मानिए। बस जो मैंने कहा है वो मेथड्स पे प्रैक्टिस करिए, और बस प्रैक्टिस करिए, और इसके अलावा कुछ नहीं, और कुछ नहीं है बेटा। बस मेरी मेहनत तभी सफल है जब मेरी सिखाई हुई चीज को आप सीखेंगे और एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बस वो चीज मुझे मेरे लिए सफल कब है मेरी मेहनत, जब आप उस चीज को एग्जाम में बना पाए और 4 लोगों को और बता पाए कि फलाना फलाना टीचर है, ठीक ठाक पढ़ा लेता है, एक बार उसके वीडियोस देखो, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज का टॉपिक साइन ऑफ करता हूँ, और कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है तो मेरा इस क्या बोलते हैं वो, आप लोग टेलीग्राम पे मेरा चैनल है अरविंद बलवदा के नाम से, उस पर पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में यहाँ पर भी आप लोग डाल सकते हैं। आप लोग पूछिए तो सही, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे इंतजार रहेगा आप सबके मैसेज का।